हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी अणु और परमाणु। ओके, परमाणु और अणु में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी कि जैसा आपका परमाणु कहाँ से शुरू हुआ था, जहां पर महर्षि कणाद ने उसकी अवधारणा रखी थी, जो कि एक भारतीय दार्शनिक थे। और उन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ कुछ तो ऐसे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, यानी अगर हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं, ठीक है, उसको तोड़ते जाएं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो आपको एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा जो फर्दर डिवीजन में नहीं जाएगा, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? परमाणु नाम। ठीक है। उसके बाद कात्यायन एक और दार्शनिक आए भारतीय, जिन्होंने कहा कि अभी जिस परमाणु की बात महर्षि जी ने की है, वो परमाणु क्या है? फ्री स्टेट में नहीं रहेगा एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में फ्री स्टेट में नहीं रहेगा तो क्या कैसे रहेगा? यौगिक के रूप में रह सकता है या अणु के रूप में रह सकता है। ठीक है, अणु हम अभी बोल रहे हैं, तब अणु की संकल्पना नहीं आई। उसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने भी क्या कहा कि जो आपका पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो छोटे कण या जो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, वो सूक्ष्मतम कण कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं, यानी इनडिविजिबल होते हैं, जिनको डिवीजन में नहीं ले जा पाएंगे या जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और ऐसे पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने भी क्या नाम दिया? एटम, यानी परमाणु नाम। ठीक है। उसके बाद इन सब की अवधारणाओं के बाद हमने किसकी अवधारणा पढ़ी? डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा, जहां पर डाल्टन ने क्या कहा था कि आपका पदार्थ जो है वो ऐसे ही सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सूक्ष्मतम अविभाज्य। तो सूक्ष्मतम और अविभाज्य से क्या समझ आता है आपको? सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी इससे छोटा कुछ नहीं होगा। जब इससे छोटा कुछ नहीं होगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? इनडिविजिबल हो जाएगा। ओके, यानी अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ रहे हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हम कह रहे हैं कि हमने इस मैटर के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, इसके 2 पीस हो गए, फिर हम इसको अलग क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इसको 2 में तोड़ दिया, फिर इसमें से एक को हमने फर्दर डिवीजन किया, ये भी 2 में, फिर ये इस तरह से इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते गए, और हमको एक पार्टिकल ऐसा मिला कि इसको अभी हम और तोड़ नहीं पाएंगे या डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और इसी पार्टिकल को, जो कि कैसा था? स्मॉलेस्ट था। क्यों? क्योंकि इनडिविजिबल है। अगर आप इसको तोड़ ही नहीं पाओगे आगे, तो इससे छोटा कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो सबसे छोटा ये हो गया स्मॉलेस्ट, या सूक्ष्मतम का मतलब क्या है? कि सबसे छोटा है। ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा था? एटम कहा था। ठीक है, उन्होंने दूसरा क्या कहा? इनडिविजिबल हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, 2 चीजें हो गई। साथ ही क्या बोला कि किसी भी यौगिक में या कंपाउंड में आपके एटम्स मिलते हैं। ठीक है, और वो एटम्स कैसे होते हैं? कि अपने रेशियो में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एलिमेंट्स जो आपके जुड़ रहे हैं, जैसे हमने कहा कि CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रही है, इसमें 2 एलिमेंट है आपके, 2 तत्व हैं, एक क्या है? कार्बन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट या तत्व अपने किस में होते हैं? परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। परमाणुओं का निश्चित अनुपात क्या होगा? कार्बन का एटम्स यहाँ पर कितने हैं? 1 है, एक ही कार्बन है यहाँ पे, जबकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। ओके, तो 1:2 का इनका क्या होता है? अनुपात होता है। किसका? परमाणुओं का अनुपात। ओके, एक एटम कार्बन का जुड़ेगा, 2 एटम आपके ऑक्सीजन के जुड़ेंगे, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी विधि में बनी हो, किसी भी स्रोत से आपने उसको लिया गया हो, हर एक स्थिति में आपके कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 1:2 ही रहेगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। साथ ही आपने क्या बोला था? जो आपके एटम्स होंगे वो फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, या आपका आयंस बनाएंगे, और क्या कहा था हमने? कंपाउंड्स बनाएंगे। ओके, इस तरह से आपके क्या पाए जाते हैं?
जो आपके परमाणु होते हैं वो मिले। ठीक है, फिर आपने क्या कहा था कि एक एलिमेंट के, एक तत्व के जो क्या होंगे, परमाणु होंगे, एटम होंगे, वो सारे आइडेंटिकल होंगे नेचर में, यानी वो एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करेंगे। किस प्रकार की समानता, आइए देखते हैं। जब हमने परमाणु की बात की, जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन आपका एक एलिमेंट है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स पाए जाएंगे। हम एलिमेंट को क्या पढ़ते हैं कि जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है वो आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, और ये सेम टाइप ऑफ एटम से बन रहा है, यानी इसमें सारे वो एटम्स किसके होंगे, परमाणु हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे नेचर में। एक एलिमेंट के सारे एटम्स, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे नेचर में, यानी समानता प्रदर्शित करेंगे। और वो समानता किस प्रकार की होगी, एटॉमिक नंबर की होगी। ठीक है, यानी सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, और क्या होगा, सेम एटॉमिक मास सेम होगा। क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी वजह से एटॉमिक साइज भी क्या होगा, सेम होगा। इतनी चीजें आपने पढ़ी। ये कब आया, जब एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जब आप दो एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और उन दोनों के एटम्स को कंपेयर करेंगे, तब आप क्या कहते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स के दोनों एटम्स एक दूसरे से डिफर करते हैं या एक दूसरे से असमानता दिखाते हैं। यानी जब आपने हाइड्रोजन एलिमेंट की बात की, और एक और एलिमेंट ले लेती हूं ऑक्सीजन, ठीक है, तो जब इन दोनों के एटम्स की तुलना करेंगे आप, तो हाइड्रोजन एलिमेंट आपका हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है, वहीं ऑक्सीजन जो होगा वो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बना होगा। तो अभी आपका जो हाइड्रोजन का एटम होगा वो ऑक्सीजन के एटम से अलग होगा, वो वहां पर आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हम किस में पढ़ते हैं, डाल्टन के सिद्धांत की अवधारणाओं में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये होता भी है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होगा वो ऑक्सीजन से अलग होगा। ठीक है, इसीलिए इसका एटम और इसका एटम दोनों अलग होंगे नीचे, ओके, आइडेंटिकल नहीं होंगे। इतनी चीजें हमने किस में पढ़ी थी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में पढ़ी थी। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज के सेशन में हम परमाणु की बात करेंगे कि वो परमाणु, जब आपने इतनी सिद्धांत पढ़ लिए तो इसके आधार पर आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो रासायनिक, इसमें से कौन सा वर्ड हटा दिया उन्होंने, इनडिविजिबल वाला पार्ट हटा दिया। सूक्ष्मतम उन्होंने बोला कि सबसे छोटा पार्ट तो ये होगा, लेकिन इनडिविजिबल नहीं होगा, या आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एटम का डिवीजन भी यहाँ पर होगा और एटम के अलग अलग पार्ट भी आपको बताए जाएंगे। ओके, तो परमाणु क्या हो गया, सूक्ष्मतम पार्ट तो वो होगा। ठीक है, पहला क्या बोला कि सूक्ष्मतम होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, और भाग लेने पर क्या होगा, अपने गुणधर्मों में किसी भी रूप से बदलाव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, सूक्ष्मतम हो गया, ठीक है, यानी मैटर ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो एटम होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर आपके एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे।
और कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, अपने गुणधर्म परिवर्तित नहीं करेगा। आपका जो परमाणु होगा वो किसी भी तरह से ना भौतिक रूप में अपने गुणों में चेंज करेगा, ना ही रासायनिक रूप से अपने गुणों में चेंज करेगा। जैसा वो है वैसा ही पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, वह सूक्ष्मतम भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक और भौतिक गुणों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यानी एक सिंपल सी रिएक्शन ले लेती हूं, H2 प्लस O2 मिलकर के आपका H2O बनाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2H2 प्लस 2H2 प्लस O2 आपका क्या बनाते हैं, 2H2O बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई, पानी बन रहा है यहाँ पे। तो आपके हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ठीक है, ये 2 एटम्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, किससे, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, या जिसका प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, वो हाइड्रोजन किसी भी रूप से अपने गुणधर्म में बिना परिवर्तन किए डायरेक्ट वैसे ही यूज हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन के जो जो गुण होंगे वो यहाँ पर उस पर पाए जाएंगे, चाहे वो भौतिक गुण हो, रासायनिक गुण हो। वहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सेम चीज ऑक्सीजन के एटम के लिए भी अप्लाई होती है कि जैसा इसका परमाणु होगा वो उसी तरह से यहाँ पर यूज किया जाएगा बिना किसी परिवर्तन के। तो ये एटम्स यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कितने सूक्ष्मतम होंगे, या जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो, और आप क्या बोल रहे हो, इतने छोटे हैं कि हम कितना भी शक्तिशाली आपका सूक्ष्मदर्शी ले आए, माइक्रोस्कोप ले आए, तब भी आप उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो जब हम क्या कह रहे थे कि आपकी कोई वॉल है, दीवार है, और वो किससे मिलकर के बनी हुई है, ईंटों से मिलकर के बनी हुई, तो दीवार के लिए जैसे वो ईंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसी प्रकार से आपका किसी मैटर के लिए क्या होंगे, उसके एटम्स होंगे। लेकिन दीवार की ईंटें दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो वो कितना छोटा हो जाएगा। अगर आप उस दीवार में लगी हुई रेत के एक सबसे छोटे पार्टिकल को देख सकते हैं, उससे भी कितना ही छोटा वो एटम होगा जिसको हम देख नहीं पाएंगे। ओके, जैसे आपने चौक ली और चौक को क्रश कर लिया आपने, ठीक है, क्रश करने पर क्या होगा, वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर उसका बन जाएगा। पाउडर जब उसका बनेगा तो आप उसका एक छोटा सा पार्टिकल ले लीजिए, उसको देखिए, आप नहीं समझ पाएंगे कि उससे कितना छोटा, कितने लाखों गुना छोटा वो एटम का पार्टिकल होगा। यानी वो सबसे छोटा चौक का पार्टिकल भी पता नहीं कितने लाखों एटम से मिलकर के बन रहा। ओके, तो इस तरह से आप परमाणु की क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं सिर्फ कि वो कितना छोटा होगा, और दूसरा आप कह रहे हैं कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, वो इतना छोटा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको परमाणु यानी एटम के बारे में अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से आप नोट करेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपका एटम बताया गया है कि ये आपका मैटर है कोई, ठीक है, और वो इस तरह से ये इसके एटम्स हो गए, इनसे मिलकर के बन रहा होगा। ठीक है, परमाणु की संरचना आपको क्या की गई है, दिखाई गई है। थोड़ी एडवांस में अभी आपको, क्योंकि परमाणु के बारे में ज्यादा पता नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आप परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, और उनके आधार पर आपको पता चलेगा कि जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि जो आपका एटम होता है, जिसको आप इनडिविजिबल बोल रहे थे पहले डाल्टन के केस में, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में उसको क्या पढ़ेंगे कि वो इनडिविजिबल नहीं है। अभी आपने आधुनिक सिद्धांत देखा, उसमें आपका अविभाज्य वाला वर्ड जो है वो हट गया है, यानी उसको विभाजित किया जा सकता है। तो विभाजित किस में करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स पे और न्यूट्रॉन्स पे। ठीक है, हम एक जनरल आइडिया के थ्रू देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं जो आपका न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ओके,
इतनी चीजें पता चल गई। साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। ये आपका न्यूक्लियस का पार्ट है, जिसको आप सेंटर का पार्ट बोल सकते हो और न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, नाभिक इसको कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो एटम का नाभिक हो गया। नाभिक में आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स दिखाए गए हैं और न्यूट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ओके, जबकि ये ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, जो ये सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, ये क्या होंगी, ऑर्बिट्स होंगी। किसकी, एटम के जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर आपके ऑर्बिट्स होंगी और उन ऑर्बिट्स में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और ये सब आप अलग अलग मॉडल्स में सिद्ध होते हुए या प्रूफ होते हुए देखोगे कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन की खोज भी, कि किसने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन बाहर है, किसने आपको बताया कि यहाँ कुछ सेंटर में न्यूक्लियस है या फिर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। ये सब आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। फिलहाल एक ब्रीफ जो आइडिया आपको आएगा ऊपर ऊपर का, वो समझ लीजिए, जिसमें आपने क्या कहा कि ये मैटर है और इस तरह से एटम से मिलकर के बन रहा है और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है इसमें, एटम में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन्स आपके क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि सेंटर में जो होगा एटम के, वो एक भारी चीज कोई होगी जिसको आपने न्यूक्लियस नाम दिया, और उसमें क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, इतना हमें आइडिया मिल जाता है। जल्दी से इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, फिर आगे देखेंगे। ओके, अब बात आती है परमाणु त्रिज्या की। त्रिज्या के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा मैथ्स में। त्रिज्या क्या होती है आपकी, रेडियस या रेडियाई जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल होता है और सर्कल के सेंटर से लेकर, ठीक है, सर्कल का बीच का एक पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है। सर्कल या स्फेयर हो गया आपका कुछ भी, यहाँ से आपके यहाँ तक की, सर्कल के बाउंड्री तक की जो क्या होती है, माप होती है, मेजरमेंट होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, या रेडियस या रेडियाई आर कहा जाता है। ओके, ये आपका हो गया इस केस में, सर्कल के केस में। अभी किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एटम को भी आपने स्फेयर की तरह मान लिया है और उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस यानी रेडियाई होगा। तो आपने क्या कहा, पढ़ा अभी तक, जो परमाणु होता है वो बहुत सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, बहुत ही छोटा कण है। तो उस छोटे कण की त्रिज्या कैसी होगी, बहुत ही छोटी क्या होगी, वो एक लेंथ होगी जिसको कि आप नॉर्मली मेजर या सोचना भी क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो उसको किस में मेजर किया जाता है, आपका नैनोमीटर में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और नैनोमीटर क्या होता है आपका, 10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁹ मीटर, यानी 0 पॉइंट आपका दशमलव के बाद आपके 9 स्थान के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उतने मीटर के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा उसका साइज होगा। वहीं आपको क्या बताया गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ओके, तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। देन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो अभी जो आपका एटम है उसके क्या करेंगे, आप बताएंगे कि जो एटम है उसका भार कितना होगा। किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जो एलिमेंट है, जब हम वो बोल रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बन रहा है, एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है, तो उन परमाणुओं का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। उसी को क्या कहा जाएगा, परमाणु द्रव्यमान या आपका एटॉमिक मास कहा जाएगा। ठीक है, यानी एटॉमिक मास या आपका परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, एटम्स का मास जो, ठीक है, वही एटॉमिक मास है। वर्ष 1961 में आईयूपीएसी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यू को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना। ठीक है, यानी जब आप किसी भी राशि के बारे में पढ़ते हैं तो फिर आप उसको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आपने द्रव्यमान की बात की, नॉर्मल किसी भी चीज का, जैसे सब्जी आप लोग ले रहे हैं तो उसका द्रव्यमान किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं, कम ले रहे हैं तो। ठीक है, तो किलोग्राम और ग्राम क्या हो गई, उसके मापन की इकाई हो गई।
तो जब अब हम किसके परमाणु के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो वो परमाणु तो बहुत छोटा है, तो उसको आप किलोग्राम ग्राम में नहीं लेंगे। जैसे त्रिज्या को आपने नैनोमीटर में लिया, बहुत छोटी थी इसलिए आपने नैनोमीटर में लिया। ओके, वही परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उसको द्रव्यमान की इकाई या यू के रूप में, ठीक है, यू के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। जितना किसी एटम का द्रव्यमान होगा उसके आगे, सपोज किसी का द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन का होता है 1.008 होता है, तो इसके आगे यू लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान या एटॉमिक मास हो जाए। ओके, तो ये द्रव्यमान के मापक की इकाई हो गई। तो त्रिज्या क्या हो गई परमाणु की, किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो उसकी परमाणु त्रिज्या है। और दूसरा क्या होगा, वो त्रिज्या बहुत छोटी होती है इसीलिए उसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, और वो नैनोमीटर कितना होता है आपका 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। एंड परमाणु द्रव्यमान की जब बात करेंगे तो किसी भी तत्व के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वही उसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, और जिसको यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। ओके, आईयूपीएसी आपका क्या है, आईयूपीएसी आपका एक इंटरनेशनल यूनियन है जो केमिस्ट्री में जितने भी आपके थ्योरीज आ रही हैं, नए आपके तत्व खोजे जा रहे हैं, कोई नया आपका लॉ बन रहा है या फिर कोई नई खोज कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से क्या करता है, प्रूफ करता है या फिर क्या करता है पूरे विश्व में, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में केमिस्ट्री में उसको अप्लाई करने की अनुमति देता। ओके, तो ये वहीं पर उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसकी इकाई क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन 12 समस्थानी के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि C12 जो उसका समस्थानिक आपका लिया जाता है कार्बन का जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, तो उसको लिया जाता है और उसके 12वें हिस्से से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। आप रिलेटिव मास हमेशा देखते हैं, रिलेटिव मास से क्या समझ में आया, आप जब कहीं सामान लेने जा रहे हैं, अगर आप शॉपकीपर से सपोज कुछ भी ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, आपने उनको कहा 1 kg आपको एप्पल चाहिए, ठीक है, ये 1 kg एप्पल वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो मेजर करेगा, किसी के साथ रिलेट करके, किसी के साथ संबंधित करके, तो वो क्या करता है, अगर उसके पास क्या है, बैलेंस है, जो तराजू होता है वो वाला है, तो उसमें क्या करेगा 1 kg का अपना क्या रखेगा, जो 1 kg का उसका बाट होगा वो रखेगा, और उसके रिस्पेक्ट में उसके साथ तुलना कर रहा है ना वो, कि वो 1 kg का है, तो उसके वेट के बराबर आपको 1 kg वो क्या करके देगा, मेजर करके देगा। तो वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव मास आपको दे रहा है, डायरेक्ट उसे नहीं पता 1 kg कितना होता है, सिर्फ उसने वो क्या देखा है कि 1 kg का बाट ये है, इतना 1 kg है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में वो क्या करेगा, दूसरी कोई चीज मेजर करेगा और बोलेगा कि हाँ ये ले लो 1 kg। आपने 1 kg उससे मांगा तो वो उस 1 kg का जो उसके पास क्या होगा, बाट होगा, वो इसके रिस्पेक्ट में आपको इसको मेजर करेगा, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो वो मानेगा हाँ ये सेब कितने हो गए, 1 किलो हो गए हैं, आप ले लीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से जब परमाणुओं का भार को मापने की बारी आई तो कार्बन 12 को एक किसके रूप में लिया गया, जो आपका क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया, और उसके रिस्पेक्ट में क्या किया गया, सभी का द्रव्यमान निकाला। ठीक है, तो वहां पर क्या बोला कि जो आपका परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान होगा, जिस इकाई की बात की गई थी उस इकाई का द्रव्यमान कितना होगा, इस कार्बन 12 के समस्थानिक, ठीक है, इसके समस्थानिक के 1/12वें हिस्से की, ठीक है, इसके 1/12 जो पार्ट होगा उसके बराबर द्रव्यमान उसका होगा। ठीक है,
इतना समझ में आया। देन परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो किस प्रकार रहते हैं, जैसे हमने डाल्टन की थ्योरी में भी पढ़ा और कात्यायन ने भी हमें ये बात बताई थी कि परमाणु आपका फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, वो आपको मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के रूप में मिलेंगे या फिर किसके रूप में मिलेंगे, आपके आयंस के रूप में मिलेंगे, कंपाउंड की फॉर्म में वो आपको मिलेंगे। तो यही होता है, ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण किसी भी मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था क्या होती है आपकी, फ्री स्टेट, ठीक है, तो फ्री स्टेट में वो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अगर वो फ्री स्टेट में रहेंगे उनके पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होती है, उनको जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो, दूसरे से रिलेशन बनाते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, किसी से फ्रेंडशिप करेंगे, किसी से बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर जैसे आपको एक पेन चाहिए, ठीक है, पेन नहीं है आपके पास, जरूरत है वो आपकी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप किसी से फ्रेंडशिप करेंगे या फिर किसी से अच्छे से क्या करेंगे, बात करेंगे कि मुझे पेन चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आपने क्या की, एक तरह से अभिक्रिया की। जैसे हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो अगर वो फ्री स्टेट में रहेगा यानी वो कुछ भी कर सकता है जब भी, तो तब वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे किसी एटम के साथ क्या करने चले जाएगा, रिएक्शन करने चले जाएगा। इसीलिए वो जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, यानी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे तो कहीं भी अभिक्रिया कर लेंगे। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैसेस कौन सी होंगी अब आपकी, जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, यानी उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, जिसको जरूरत नहीं है तो वो अपना आराम से घूमता रहेगा, उसे किसी से आसपास किसी से रिश्ता बनाने की, किसी से दोस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है जो वो दूसरों से पूर्ण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें आप पढ़ते हैं, नोबल गैसेस, वो वही होती हैं जिनके सबसे बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उनकी संयोजकता नहीं होती है, इसीलिए वो और किसी एटम से क्या नहीं करते या और किसी से अभिक्रिया नहीं करते, वो उनके एटम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी एलिमेंट्स का आप क्या कहते हैं कि उनके एटम्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जा रहे, ओके। तो यहाँ पर हमने परमाणु के बारे में आज फिर से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा कि परमाणु के जो अलग अलग सिद्धांत थे वो पढ़े। परमाणु त्रिज्या, परमाणु आपके क्या होते हैं, परमाणु भार की बात की, परमाणु द्रव्यमान जो आपने कहा, वही परमाणु किस तरह से रहते हैं उस चीज के बारे में बात की। तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।